हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जी की वेरी जी ट्रिक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। यह करंट अफेयर आपके जनवरी से लेकर जून तक 2020 के उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर हैं और 75 प्लस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स का कलेक्शन मेरे द्वारा लाया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप इससे पहले के करंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं या फिर हमारे आप उत्तराखंड जीके की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन की बनी हुई आ रही है उसे भी जरूर प्रेस कर लें। और दिसंबर माह से पहले के भी मैं करंट अफेयर अपने प्लेलिस्ट पर ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जनवरी से लेकर जून तक 2020 करंट अफेयर्स के बारे में। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अगर हमारे फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए कृषि कर्मण अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। तो खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी 2 के लिए कृषि कर्मण अवार्ड दिया गया है उत्तराखंड को। दूसरा हमारा प्रश्न है, भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज कहां बनेगा। तो भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज दोस्तों बनेगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश में अभी तक था क्या दोस्तों, क्या लक्ष्मण झूला पुल, लेकिन वो अभी हाल ही में डैमेज हो गया है, ठीक है। इस कारण वहां पर अब भारत का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज बनने वाला है। तो कहां बनने वाला है ग्लास फ्लोर ब्रिज भारत का पहला? यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनने वाला है। ऋषिकेश कहां पड़ता है दोस्तों? देहरादून जनपद में। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने उड़ान स्कीम के तहत हेलीकॉप्टर योजना कब शुरू करी। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म रहती है दोस्तों। और इसके तहत उत्तराखंड सरकार ने हेलीकॉप्टर योजना को शुरू किया है 8 फरवरी 2020 से। कब से? 8 फरवरी 2020 से। चौथा हमारा प्रश्न है, भारत में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का नेशनल फिल्म अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। तो उत्तराखंड को दोस्तों भारत में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का नेशनल फिल्म का अवार्ड दिया गया है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है कि अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों। तो उत्तराखंड बना है अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य। और कितना परसेंट का आरक्षण दिया गया? 5% का। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि 8वां गंगा कायक फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है। तो 8वां दोस्तों गंगा कायक फेस्टिवल मनाया गया कहाँ पे? देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जनपद में। क्यों दोस्तों? क्योंकि देवप्रयाग में होता है अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम और यहीं से जानी जाती है हमारी गंगा मूल रूप पे। यानी कि गंगा कहाँ से उत्पन्न होती है? वैसे तो उत्पन्न होगी दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, लेकिन बनती कहाँ पे है? तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है कहाँ पे? देवप्रयाग टिहरी में, ठीक है। और वहीं से इसे गंगा के नाम से आगे जाना जाता है। और सास बहू के संगम स्थल के रूप में भी देवप्रयाग को ही जाना जाता है। और वहीं पर अभी 8वें कायक फेस्टिवल का सम्मेलन हुआ है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स चलता है जो कि आपका शुरू होने वाला है 27 जुलाई से। तो अगर आप इस ऑनलाइन कोर्स से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स में। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों? तो यूके ट्रिपल और यूके पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं दोस्तों जहां पर उत्तराखंड पूछी जाती है, जैसे कि यूके ट्रिपल में 40 मार्क्स की उत्तराखंड पूछी जाती है और यूके पीएससी में भी कुछ मार्क्स की उत्तराखंड पूछी जाती है। तो हमारा उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स है दोस्तों, जिसकी ड्यूरेशन है 6 से 7 मंथ की दोस्तों। और साथ ही में हम इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट्स देते हैं, साथ में 2000 ऑनलाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी देते हैं और इसी के साथ साथ कुछ ऑनलाइनर अदर पीडीएफ या प्रश्नोत्तरियां भी देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह दोस्तों, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए हैं वह आपको डिटेलली यहां पर सॉल्यूशन कराए जाते हैं। तो 6 से 7 महीने का ही दोस्तों कोर्स है, जिसकी फीस है 2500 रुपए, यानी कि मंथली आपको 300 350 रुपए पर मंथ के हिसाब से चलेगा। लेकिन दोस्तों हम मंथली फीस नहीं लेते हैं। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर 7417540616 और 9411595080 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। निश्चित ही आपको उत्तराखंड के लिए कहीं और भटकने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपने उत्तराखंड पहले से पढ़ी हुई है तो दोस्तों आपको जुड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम यूट्यूब पे इसी प्रकार से आपको वीडियो देते रहेंगे। लेकिन अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं और आपने स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी, या अभी आपने उत्तराखंड को ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा है, तो आप निश्चित ही जुड़िएगा, आपको पक्का फायदा होगा। सातवां हमारा प्रश्न है कि देश में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो वो बना है उत्तराखंड दोस्तों। उत्तराखंड एग्रीकल्चर लीजिंग पॉलिसी की नीति तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? वो बना है हमारा उत्तराखंड। आठवां हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वश्रेष्ठ फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य का नेशनल अवार्ड किसे दिया गया। तो उत्तराखंड को दिया गया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था। नवा प्रश्न है दोस्तों कि ममता बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। तो ममता बिष्ट जी का संबंध है किससे? वेट लिफ्टिंग से, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और इनका संबंध है दोस्तों अल्मोड़ा के मालगांव से। तो ममता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टर या भारोत्तोलन है दोस्तों ये। और इन्होंने हाल ही में पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और यह उनका संबंध उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के मालगांव से है।
10वां हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड की दिवारा यात्रा का संबंध किससे है। ठीक है, तो दिवारा यात्रा का संबंध किस जनपद से है दोस्तों, तो रुद्रप्रयाग जनपद में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। और किस मंदिर से है ऐसा पूछा जाएगा, तो तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की यात्रा के रूप में दिवारा यात्रा को जाना जाता है। तो दिवारा यात्रा का संबंध किससे है, तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की यात्रा से। और यह यात्रा दोस्तों ऊखीमठ रुद्रप्रयाग से शुरू होकर 1.5 माह तक चलती है प्रत्येक वर्ष। साथ ही इसका जो अंत होता है वो होता है कहाँ, भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन आवास स्थल मक्कू मठ में। ठीक है, तो अब देखिए यहां से आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की दिवारा यात्रा का संबंध किस जनपद से है, तो रुद्रप्रयाग से। कितने माह तक चलती है, 1.5 माह तक चलती है। कब होती है, प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है। और किस देवता से संबंधित है दिवारा यात्रा का संबंध, तो ये भगवान तुंगनाथ की यात्रा से संबंधित है। ठीक है, जो कि तृतीय केदार के रूप में जाते हैं। अब बात आती है कि तुंगनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजंग यानी कि हाथों की पूजा होती है। भुजंग यानी कि जो ये हाथ हैं आपके, इनकी पूजा होती है, भुजाओं की पूजा होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों जो तुंगनाथ मंदिर है वह उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी कहां पर है, तुंगनाथ में ही स्थित है, जो कि पड़ता है कहां पे, रुद्रप्रयाग जनपद में। और भगवान तुंगनाथ का शीतकालीन आवास स्थल कहां स्थित है, ये है मार्कंडेय मंदिर मक्खू मठ में। ठीक है, ये भी कहां पड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद में ही पड़ता है। तो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों। और पंच केदारों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला हमारा 11वां प्रश्न है दोस्तों कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश का सबसे सुरक्षित राज्य दोस्तों हमारा कौन सा, उत्तराखंड है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी के आगे देखिए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2018 रिपोर्ट के अनुसार लूट, डकैती, चोरी और नकबजनी में की गई संपत्ति की बरामदगी के लिए उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी आपकी लूट होती है, चोरी, जो भी चीजें होती है उसमें संपत्ति की बरामदगी के मामले में उत्तराखंड का भारत में तीसरा स्थान है। ठीक है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंगली उत्तराखंड का संपत्ति की बरामदगी में कौन सा स्थान है, तो तीसरा है। ठीक है, जबकि उत्तरी राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का भारत में पहला स्थान है। तो आप थर्ड वाला याद रख लीजिएगा जरूर। अगला 12वां हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड भवन के लोकार्पण का निर्माण किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो मुंबई में दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड भवन का लोकार्पण किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन 15 जनवरी को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था। तो उत्तराखंड भवन का लोकार्पण हाल ही में कहाँ किया है, मुंबई में किया गया। इसी के साथ साथ दोस्तों दिल्ली और अन्य राज्यों में भी उत्तराखंड भवन स्थित है। 13वां हमारा प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम ODF डबल प्लस शहर किसे नियुक्त किया गया, तो उत्तराखंड का प्रथम ODF डबल प्लस शहर नियुक्त किया गया टिहरी के चंबा को। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही ODF डबल प्लस शहर नियुक्त किया गया इसे टिहरी के चंबा को। अगला हमारा 14वां प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारतीय वायुसेना में महानिदेशक बनाया गया है, तो एयर मार्शल विजयपाल सिंह राणा जी को, जिनका संबंध दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से है। इन्हें ही भारतीय वायुसेना में महानिदेशक बनाया गया है। 15वां हमारा प्रश्न है उत्तराखंड में फूलदेई या फूल संक्रांत त्योहार कब मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में फूलदेई या फूल संक्रांत त्योहार दोस्तों प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। और डायरेक्टली आपसे यहां से प्रश्न भी पूछ लेगा कि उत्तराखंड में फूलदेई या फूल संक्रांत क्या है दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध त्योहार है, बच्चों के त्योहार के रूप में इसे जाना जाता है। जब हिंदुओं का नववर्ष से स्टार्ट होता है दोस्तों चैत्र मास के प्रथम दिन, उसी दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। और इसमें बच्चे सभी घरों में देलियों में फूल फेंकते हैं, वहां से गुड़ और चावल लेते हैं, फूलदेई छम्मा देई भर बकार इस टाइप से गाने भी गाते हैं। ठीक है, और इस बार कब मनाया गया है, 14 मार्च 2020 को मनाया गया है। 16वां हमारा प्रश्न है कि नीली क्रांति के विकास हेतु उत्तराखंड के किस गांव को मॉडल विलेज ग्रोथ सेंटर बनाया जा रहा है, और नील क्रांति का संबंध है दोस्तों मछली पालन से। और उसी के तहत उत्तराखंड के डुंगरी गांव, जो कि कहां पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद के कनाली छीना ब्लॉक में पड़ता है, उसे मॉडल विलेज ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नील क्रांति के विकास हेतु किस गांव को मॉडल विलेज या ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाए, डुंगरी गांव का पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में। 17वां प्रश्न है कुमाऊं के देवता पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, वो है पद्मादत्त पंत जी। कौन, पद्मादत्त पंत जी। 18वां प्रश्न है उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो उत्तराखंड में दोस्तों सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ किया गया 22 जनवरी 2020 को। ठीक है, देखिए सौर ऊर्जा एक गैर परंपरागत स्रोत है दोस्तों, जो कि नेचुरली आपको प्राप्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलता है और आपके जो परंपरागत स्रोत हैं वो अभी सेव रहते हैं। ठीक है, इसी कारण सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2020 को उत्तराखंड सीएम रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ किया गया है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न भी।
1900 प्रश्न है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और ये प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि 2020 का पद्म भूषण अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया उत्तराखंड में? तो अनिल प्रकाश जोशी जी को दोस्तों 2020 के पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अब अनिल प्रकाश जोशी जी का संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? ये एक तो है वनस्पति वैज्ञानिक और इसी के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। 2006 में दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और अनिल प्रकाश जोशी जी का जन्म 1955 में पौड़ी गढ़वाल जनपद के कोटद्वार में हुआ था। इनका रिलेटेड एक प्रश्न दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि हैस्को के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? हैस्को दोस्तों एक संगठन है, हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन, जिसकी स्थापना अनिल प्रकाश जोशी जी ने 1979 में करी थी। तो प्रश्न इंपोर्टेंट है दोस्तों, हैस्को के संस्थापक के रूप में भी अनिल प्रकाश जोशी जी को जाना जाता है। और कब करी थी इन्होंने उसकी स्थापना? 1979 में। और हैस्को का फुल फॉर्म क्या है? हिमालयी पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन। अगला हमारा 20वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ठीक है, देखिए पद्म भूषण तो दोस्तों ओनली एक ही व्यक्ति को मिला था, वो मिला था अनिल प्रकाश जोशी जी को, लेकिन पद्मश्री से उत्तराखंड के 2 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। पहले कौन है दोस्तों? योगी एरन, और दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं हमारे कौन? कल्याण सिंह रावत जी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? योगी एरन जी को। ठीक है, संबंध किस क्षेत्र से दोस्तों? चिकित्सा से इनका संबंध है और इनके नाम में एक रिकॉर्ड दर्ज है दोस्तों कि 5000 से अधिक निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी करने का रिकॉर्ड, इसी कारण इन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला हमारा 21वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, कल्याण सिंह रावत जी। ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी जिनका जन्म दोस्तों 19 अक्टूबर 1953 को चमोली जनपद के बनौली नामक स्थान में हुआ था, उन्हें 2020 के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब कल्याण सिंह रावत जी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका एक तो ये पर्यावरणविद हैं, काफी प्रसिद्ध है, और इसी के साथ साथ ये जीव विज्ञान के प्रवक्ता भी हैं। और मैती आंदोलन के जो प्रणेता के रूप में भी कल्याण सिंह रावत जी को ही जाना जाता है। और मैती आंदोलन के बारे में काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि मैती आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1995 और 1996 आपको दोनों याद रखने हैं, क्योंकि यूकेपीएससी ने अपने आंसर 1995 सही माना है और यूके SSC ने सही माना है 1996। बुक में भी आपको ये दोनों ही मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट है दोस्तों क्या? 1996। तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2020 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कल्याण सिंह रावत मैती जी को। ठीक है, अगला हमारा 22वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो 2019 ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है देवक्यारा बुग्याल, जो कि कहां पड़ता है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक में पड़ता है देवक्यारा बुग्याल, जिसे 2019 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वहीं प्रश्न बनता है कि 2018 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो नामिक ग्लेशियर को किया गया था, जो कि कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में। 2017 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया था? तो द्रोणगिरी ट्रैक को किया गया था, जो कि कहां पड़ता है? चमोली में पड़ता है। और वहीं 2015 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? वो किया गया है दयारा बुग्याल को। ठीक है, दयारा बुग्याल कहां पड़ता है? अभी उत्तरकाशी में ही पड़ता है। तो सभी फैक्ट ये इंपोर्टेंट है। 23वां प्रश्न है उत्तराखंड में अठफैसिया घाटी कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में अठफैसिया घाटी स्थित है दोस्तों बागेश्वर में। ठीक है, और बागेश्वर से रिलेटेड एक घाटी पहले पूछी जा चुकी है, दानपुर घाटी कहां स्थित है? तो दानपुर घाटी भी बागेश्वर में ही स्थित है। काली कमश्यार घाटी या कमश्यार घाटी कहां स्थित है? ये भी बागेश्वर में ही स्थित है। अगला दोस्तों 24वां और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां स्थित है? ठीक है, तो हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने घोषणा करी कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा किसे? गैरसैंण को। गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा, जिसे 8 जून 2020 को राज्यपाल के द्वारा अनुमति देकर राजधानी घोषित कर दिया गया है। तो पहला प्रश्न यहां से बनेगा उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां स्थित है? तो गैरसैंण में। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कब घोषणा की गई कि घोषित होगी? 4 मार्च 2020 को। कब घोषित हो गई? तो 8 जून 2020 को, यानी कि राज्यपाल के द्वारा जब पास किया गया तभी राजधानी से घोषित कर दिया गया। तो उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां स्थित है? अभी गैरसैंण में। ठीक है, वहीं शीतकालीन राजधानी कहां स्थित है? वो स्थित है दोस्तों कहां पे? देहरादून में। ठीक है, अस्थाई राजधानी कहां स्थित है? अस्थाई भी राजधानी भी देहरादून में ही स्थित है। इससे पहले दोस्तों गैरसैंण को स्थायी राजधानी के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब से इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, अब ये ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ही जानी जाएगी। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य में दोस्तों 2 विधानसभा भवन भी स्थित है, एक देहरादून में और दूसरा गैरसैंण में। ठीक है, तो इतने पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला है इसी से रिलेटेड प्रश्न, गढ़वाल व कुमाऊं मंडल के केंद्र स्थान के रूप में भी गैरसैंण को ही जाना जाता है। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड की प्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो ये थी कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद उत्तराखंड राज्य की प्रथम मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और एट लास्ट 1926 में दोस्तों इसका अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय भी हो गया
था। तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, और ये सभी पॉइंट दोस्तों न्यूज़पेपर्स में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ। अगला और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि भारत का प्रथम एनिमल क्वारंटाइन सेंटर किस पार्क को घोषित किया गया है। तो एनिमल क्वारंटाइन सेंटर दोस्तों घोषित किया गया किसे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। और कब किया गया, 14 अप्रैल 2020 को दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान को एनिमल क्वारंटाइन सेंटर घोषित किया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी दोस्तों। और ये कहाँ स्थित है, तो नैनीताल प्लस पौड़ी गढ़वाल जनपद में यह स्थित है, ठीक है। और इसका पूर्वी द्वार का नाम है ढिकाला और पश्चिमी द्वार का नाम है क्या, कोटद्वार। अगला हमारा 28वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में प्राणवायु क्या है। तो प्राणवायु दोस्तों एक काफी लो कॉस्ट का पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जिसे आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश के द्वारा बनाया गया था। तो प्रश्न डायरेक्टली बन सकता है कि प्राणवायु का संबंध किससे है, तो ये लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर है, जिसे मात्र 25,000 रुपये में आईआईटी रुड़की एंड एम्स ऋषिकेश के द्वारा बनाया गया था। अगला हमारा 29वां प्रश्न है, देश के पहले वानस्पतिक जुरासिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है। तो देश के प्रथम वानस्पतिक जुरासिक पार्क की स्थापना की गई है कहाँ पे, हल्द्वानी में, ठीक है। और हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो देश का पहला वानस्पतिक जुरासिक पार्क कहाँ स्थित है, हल्द्वानी में। 30वां प्रश्न है, उत्तराखंड में चैती मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों काशीपुर स्थित बाला सुंदरी मंदिर में चैती मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष चैत्र नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष दोस्तों इस मेले को स्थगित कर दिया है कोरोना वायरस के चलते। और भी उत्तराखंड में कई सारे मेले इस वर्ष स्थगित हो गए हैं, ठीक है। तो चैती मेला काशीपुर में, कौन से मंदिर में, बाला सुंदरी मंदिर में, और कब लगता है, चैत्र नवरात्रि के दौरान। सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला 31वां प्रश्न है दोस्तों कि द्रोणोथल का जंगल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ये सनी उद्यान बागेश्वर में स्थित है क्या, द्रोणोथल का जंगल, ठीक है। वहीं लाखू उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों, लाखू उद्यान स्थित है दोस्तों हमारा कहाँ पे, अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। ब्याली उद्यान कहाँ स्थित है, ब्याली उद्यान भी बागेश्वर में स्थित है। और बागू उद्यान कहाँ स्थित है, तो बागू उद्यान पिथौरागढ़ में स्थित है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। उद्यान यानी कि गुफा दोस्तों, ठीक है, गुफा। अगला हमारा 32वां प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो प्रोफेसर एन.के. जोशी जी को कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। 33वां प्रश्न है कि प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी जी का संबंध किस क्षेत्र से है, जिनका हाल ही में मई माह में निधन हो गया था। तो प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी जी का संबंध दोस्तों किससे, भौतिक विज्ञान से, भौतिक वैज्ञानिक थे। और यह प्रश्न यूके ट्रिपल एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखिए प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी जी जो कि एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी थे, इनको प्रमुख अवार्ड मिले थे। 1991 में इन्हें दोस्तों पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2003 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और 1972 यानी कि 1972 में इन्हें भौतिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में मई माह में इनका निधन भी हो गया है। और ये सारे टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं कोर्स में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है 34वां, उत्तराखंड के प्रथम ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कोविड-19 का टेस्ट किट बनाया। तो उत्तराखंड के प्रथम ऐसे व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने कोविड-19 का टेस्ट किट बनाया वो कौन है, नितिन सेमवाल। और इनका संबंध है दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद से। वर्तमान में दिल्ली के किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं और वहीं इन्होंने कोविड-19 का टेस्ट किट बनाया और उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति बन गए जिन्होंने कोविड-19 का टेस्ट किट बनाया। तो कौन, नितिन सेमवाल जी। अगला 35वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है। तो कब, 24 अप्रैल को, ठीक है। तो 24 अप्रैल को जब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाया गया तो उत्तराखंड राज्य की 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। अब ये 3 पंचायतें कौन कौन सी दोस्तों, पहली पंचायत है क्या, बेलपड़ाव ग्राम पंचायत, ठीक है। बेलपड़ाव ग्राम पंचायत कहाँ पड़ती है, कोटाबाग नैनीताल जनपद में। दूसरी पंचायत है खेतड़ी ग्राम पंचायत जो कि कहाँ पड़ती है, बहादुराबाद हरिद्वार जनपद में। और तीसरी ग्राम पंचायत है क्या, केदारवाला ग्राम पंचायत जो कि कहाँ पड़ती है, विकास नगर देहरादून में। अगला हमारा 36वां प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्री एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने किसकी जयंती को राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो टैगोर की जयंती को दोस्तों, टैगोर जयंती को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती को एचआरडी मिनिस्टर ने राष्ट्रगान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। और टैगोर जी की जयंती कब मनाई जाती है, 7 मई को। और 7 मई को ही एचआरडी मिनिस्टर के द्वारा यह घोषणा की गई थी। तो डायरेक्टली अब आने वाले एग्जाम्स में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रगान दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये 7 मई को मनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए टैगोर जयंती के दिन दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जी ने कुछ और भी घोषणाएं करी थी, जिसमें कि इंपॉर्टेंट घोषणा दोस्तों यह भी थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो कर्मस्थली थी दोस्तों उत्तराखंड में, वो कहाँ थी, टैगोर टॉप रामगढ़ नैनीताल में। वहां पर एक शांति निकेतन का परिसर स्थापित किया जाएगा। ये घोषणा भी उसी दिन करी थी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। तो अगला हमारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है उत्तराखंड में, तो टैगोर टॉप, टैगोर टॉप को जाना जाता है, ठीक है। कहाँ स्थित है टैगोर टॉप दोस्तों, रामगढ़ में स्थित है जो कि कहाँ पड़ता है, नैनीताल जनपद में।
अगला हमारा 38वां प्रश्न है, शांति निकेतन का परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो शांति निकेतन का परिसर दोस्तों टैगोर टॉप रामगढ़ में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? टैगोर टॉप रामगढ़ में। तो इसी कारण ये तीनों घोषणाएं हुई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टैगोर टॉप के पास में स्थित है दोस्तों रामगढ़ में क्या? मीरा कुटीर या मीरा भवन। कहाँ? मीरा भवन। ठीक है, और फलों हेतु काफी प्रसिद्ध है रामगढ़। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर खुदाई के दौरान ब्रिटिश कालीन सिक्के या फिर चांदी के सिक्के मिले हैं दोस्तों? तो मुंशियारी में अभी दोस्तों हाल ही में एक मंदिर का जीर्णोद्धार और था, जो कि था क्या? महादेव देवता का मंदिर। तो महादेव देवता के मंदिर जो कि चौनगांव मुंशियारी में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद के, वहीं पर खुदाई के दौरान क्या मिले हैं? ब्रिटिश कालीन चांदी के सिक्के मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं? मुंशियारी में। ठीक है, महादेव मंदिर में पुनर्निर्माण के दौरान। अगला हमारा प्रश्न है कि महादेव देवता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी के तहत चौन गांव में स्थित है, यानी कि इनकी मुंशियारी में स्थित है, पिथौरागढ़ जनपद के। और इसका निर्माण कब हुआ था? महादेव देवता मंदिर का 1840 में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दोस्तों होप पोर्टल या आशा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत दोस्तों स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, और जो भी प्रवासी लोग आए हुए हैं उत्तराखंड, उनको स्वरोजगार के बारे में बताया जाएगा, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनको रोजगार जोड़ने के लिए मुहिम तैयार की जा रही है। तो होप पोर्टल में आपको रजिस्टर करना है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन करने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स आती है आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो होप पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? अगला हमारा प्रश्न यही है दोस्तों, वो है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, अब बात यह आती है दोस्तों कि होप जो पोर्टल है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था 13 मई 2020 को। कब? 13 मई 2020 को। ठीक है, तो प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि होप पोर्टल, होप की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो होप की फुल फॉर्म है हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, और इसको कब लॉन्च किया गया था? 13 मई 2020 को। ठीक है, और होप पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया दोस्तों? तो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उनके स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, खासकर प्रवासी जो लोग हैं बाहर से आए हुए हैं वो उत्तराखंड में, यहाँ से दोस्तों रिवर्स माइग्रेशन ना हो, इस कारण ये मुहिम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसी के तहत दोस्तों होप पोर्टल के पश्चात ही कुछ दिनों के पश्चात दोस्तों 28 मई 2020 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत भी की गई है। और ये दोनों प्रश्न दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई दोस्तों? 28 मई 2020 को की गई। और क्यों की गई? प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने से संबंधित देने के लिए तथा रिवर्स माइग्रेशन के लिए। ठीक है, इसके तहत भी आप आवेदन करा सकते हैं, और आपको इसमें लॉनिंग में छूट मिलती है, ऋण ब्याज मिलता है। ठीक, ब्याज में मतलब आपको ब्याज जमा नहीं करना पड़ता है ऋण लेने के बाद, और गवर्नमेंट के स्कीम्स के तहत आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? 28 मई 2020 को। होप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 13 मई 2020 को। ठीक है, दोनों रोजगार देने से संबंधित और स्किल डेवलपमेंट से ही संबंधित है। अगला हमारा 43वां प्रश्न है कि नर्सरी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? तो नर्सरी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? उत्तराखंड। कौन सा? उत्तराखंड। अगला 45वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के नए उच्च शिक्षा निदेशक किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड का नया उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है दोस्तों किसे? डॉक्टर कुमकुम रोहतेला जी को। किसे? डॉक्टर कुमकुम रोहतेला जी को। 46वां प्रश्न है दोस्तों, 46, 47, 48। ठीक है, ये तीनों प्रश्न दोस्तों आप अपने, जो मैंने आपको जब उत्तराखंड का वो बताया था, ये प्रशासनिक ढांचा बताया था, तो उसमें आप इसे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर में ये चीज़ें चेंज होते रहती हैं, तो आप उसे एक बार संशोधित जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला क्या है, 46वां प्रश्न कि उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विजय कुमार बिष्ट जी को जनवरी 2020 में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2013 में हुई थी, और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस विजय कुमार सिंह बिष्ट जी। ठीक है, इससे पहले कौन थे? जगदीश भल्ला जी थे। ठीक है, और जस्टिस विजय कुमार बिष्ट जी दोस्तों इससे पहले क्या थे? सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, और उत्तराखंड हाईकोर्ट में ये एक जज के रूप में भी तैनात थे। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर या कुमाऊं मंडल आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर या कुमाऊं मंडल आयुक्त नियुक्त किया गया है कमिश्नर अरविंद हांकी जी को। अरविंद हांकी जी को मई 2020 में ही नया कुमाऊं कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और अगला हमारा 48वां प्रश्न है कि वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर या गढ़वाल मंडल आयुक्त कौन है? तो वह है दोस्तों कौन? रविनाथ रमन जी, जिन्हें सितंबर 2019 से मैं गढ़वाल कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग का प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन? विजय कुमार बिष्ट। कुमाऊं कमिश्नर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? कमिश्नर अरविंद हॉकी। और वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर कौन है? तो वह है रविनाथ रमन। ठीक है, अगला हमारा 49वां प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गढ़वाल मंडल के कमिश्नर रविनाथ रमन जी को फरवरी 2020 में चार धाम देवस्थानम बोर्ड के सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो ये चार धाम देवस्थानम बोर्ड है दोस्तों, यही चार धामों से रिलेटेड आप व्यवस्थाएं कर रहा है कि वहां पे क्या रूल होने चाहिए, कब द्वार खुलेंगे, कब क्या होगा। ठीक है, तो ये अभी विवाद में भी दोस्तों ये चार धाम देवस्थानम बोर्ड जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है। अगला 50वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान से फल मक्खी की नई प्रजाति मिली है? तो नारायणबगड़ दोस्तों चमोली से
फल मक्खी की एक नई प्रजाति मिली है। ठीक है, आप देखिए नारायण मगर चमोली से मिली है, तो उस फल मक्खी की नई प्रजाति का नाम क्या है? वो है फोर्टिका वाटाबे। क्या? फोर्टिका वाटाबे। और इसके खोजकर्ता कौन है जो ये नई फल मक्खी की नई प्रजाति है? तो डॉक्टर प्रदीप सती और डॉक्टर आर.एस. फर्त्याल जी ने इस फल मक्खी की नई प्रजाति की खोज की है फोर्टिका वाटाबे नाम से। और यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर प्रदीप सती और डॉक्टर आर.एस. फर्त्याल जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्या थे? कीट वैज्ञानिक। अगला हमारा 51वां प्रश्न है कि चार धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे को लिंक करने के लिए किस जनपद में 902 मीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी? तो रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों चार धाम विकास परियोजना के तहत बद्रीनाथ और गौरीकुंड नेशनल हाईवे को लिंक करने के लिए करीब 1 किलोमीटर से कम लंबी सुरंग बनाई जाएगी। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसके साथ साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा का जो मार्ग है दोस्तों लिपुलेख तक जो होके जाता है धारचूला से, वहां पर भी अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर के आसपास की सड़क का उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा 52वां प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज धनिये का 6.1 फीट लंबा पौधा कहाँ उगाया गया है? तो ये प्रश्न दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है कि अभी हाल ही में धनिये का सबसे लंबा पौधा उगाया गया है कहाँ पर? बिल्लेख रानीखेत में। ठीक है, बिल्लेख घाटी पड़ती है कहाँ? रानीखेत में। वहीं पर एक बिल्लेख नामक स्थान है जहां पर दोस्तों एप्पल मैन जो है हमारे कौन? गोपाल उप्रेती, उनके बाग में उगाया गया है क्या? धनिये का 6.1 फीट का लंबा पौधा। ठीक है, तो प्रश्न अब यहाँ से इंपोर्टेंट ये भी है, उत्तराखंड में एप्पल मैन नाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल उप्रेती जी को जाना जाता है। और इनके ही बाग में 6.1 फीट ऊंचा पौधा उगाया गया है। ठीक है, यह धनिये का दोस्तों सबसे लंबा पौधा है और जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया जा चुका है। इसी के साथ साथ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने हेतु भी आवेदन किया गया है। ठीक है, तो धनिया का सबसे लंबा पौधा किसने उगाया है दोस्तों? गोपाल उप्रेती जी ने। कहाँ उगाया है? बिल्लेख रानी खेत में। ठीक है, 53वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की समाज आर्थिक पर केंद्रित हिंदी का पहला उपन्यास गगास के तट पर के लेखक कौन है? अब देखिए यहां से सबसे पहले आपको ये याद रखना है दोस्तों कि उत्तराखंड के समाज आर्थिक या समाज और आर्थिक कंडीशन पर हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा था? वो है गगास के तट पर। और इसके लेखक कौन है दोस्तों गगास के तट पर उपन्यास के? वो है जगदीश चंद्र पांडे जी। इंपॉर्टेंट है। 54वां प्रश्न है उत्तराखंड में महिलाओं को समर्पित एक विशिष्ट परंपरा जिसमें विवाहित लड़की के घर जाकर उससे मुलाकात करते हैं, क्या कहते हैं इसे? कहते हैं दोस्तों क्या? भिटौली परंपरा। और ये प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में मनाई जाती है दोस्तों, जिसमें जितनी भी हमारी शादीशुदा या महिलाएं विवाहित महिलाएं होती हैं उनके भाई या उनके माता पिता विवाहित लड़की के घर जाते हैं और पकवान बना के ले जाते हैं, साथ में गिफ्ट ले जाते हैं उनके लिए, जैसे मिठाई वगैरह वगैरह, साड़ी वाड़ी। ठीक है, और इसी जो परंपरा है इसे भिटौली परंपरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक साल में एक बार त्यौहार आता है दोस्तों जिसमें अपनी जो विवाहित बेटियां हैं या कन्याएं हैं उनको याद किया जाता है। ठीक है, और काफ़ी एक प्रसिद्ध परंपरा या उत्सव के रूप में भी भिटौली को मनाया जाता है। अगला हमारा 55वां प्रश्न है कि प्रदेश का उत्तराखंड का पहला आवासीय स्कूल कहाँ खुलेगा? तो जयहरी खाल पौड़ी गढ़वाल में खुलेगा। कहाँ पे? जयहरी खाल पौड़ी गढ़वाल में। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में किस उत्तराखंडी ने गोल्डन गर्ल अंतर्राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? निवेदिता कार्की ने। ठीक है, और निवेदिता कार्की का संबंध किस क्षेत्र से डायरेक्टली? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बॉक्सिंग या मुक्केबाजी से इनका संबंध है और इन्होंने हाल ही में गोल्डन गर्ल अंतर्राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसी कारण उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल नाम से भी जाना जाता है किसे? निवेदिता कार्की को। किसे? उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल। 57वां प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस जनपद को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद को दोस्तों ई गवर्नेंस अवार्ड में देश में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, अब ये रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों एक चलाया गया था क्या? रुद्रप्रयाग प्रोजेक्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट एड हॉक वायरलेस सर्विलांस सिस्टम यूजिंग ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए था। और इसी रुद्रप्रयाग प्रोजेक्ट के लिए ही दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड से देश में प्रथम स्थान के साथ सम्मानित किया गया है। 58वां हमारा प्रश्न है कि चैंपियंस फॉर चेंज अवार्ड 2019 से किस उत्तराखंडी को सम्मानित किया गया? तो आपको आप बताइए आंसर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। ये तो आप भूलने के नहीं है कि क्या चैंपियंस फॉर चेंज अवार्ड 2019। अगला हमारा 59वां प्रश्न है दोस्तों कि किस उत्तराखंडी को मार्कंडेय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, तो अभी मार्कंडेय पुरस्कार से कहें दोस्तों या फिर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से कहें, दोनों से सम्मानित किया जाएगा किसे? राखी रावत जी को। ठीक है, राखी रावत दोस्तों एक छोटी सी कन्या है, 11 से या 12 वर्ष की इनकी आयु है। ठीक है, और तेंदुए से इन्होंने अपने भाई की रक्षा करी थी और तेंदुए से डटकर इन्होंने मुकाबला किया था। इसी कारण इन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2019 और मार्कंडेय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। कौन? राखी रावत। ठीक है, और इनका संबंध कहां से है? पौड़ी गढ़वाल जनपद से इनका संबंध है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड में किस स्थान को ग्रीन सिटी के लिए चयनित किया गया है? ठीक है, तो उत्तराखंड में दोस्तों
देहरादून को ग्रीन सिटी के लिए चयनित किया गया, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, इन सभी के विकास हेतु दोस्तों देहरादून को ग्रीन सिटी के रूप में चयनित किया गया है। तो इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन जरूर करें। अगला हमारा 61वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में परियों का देश नाम से कौन से पर्वत को जाना जाता है? तो खैंड पर्वत या खैंड चोटी को, जो कि टिहरी में स्थित है, उत्तराखंड में परियों का देश नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों क्या 62वां, कि 2017-18 के लिए खेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओलंपियन मनीष रावत जी को 2017-18 के लिए खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वहीं 2018-19 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो मनोज सरकार को, ठीक है। और मनोज सरकार कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला 63वां, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक या लोको पायलट कौन बनी है? तो उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक या लोको पायलट बनी है कौन? अंजलि साहा जी, ठीक है। और इनका संबंध कहाँ से है? रिखली खाल पौड़ी गढ़वाल जनपद से इनका संबंध है अंजलि साहा जी का, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला ट्रेन चालक या फिर लोको पायलट बनी है, ठीक है। अब आपको एक थोड़ा सा क्वेट सुनाता हूं, कि नतीजों की परवाह नहीं करनी चाहिए, प्रयास करने का अलग ही मजा है। तो दोस्तों आप नतीजों की मत सोचिए, आप बस एग्जाम की तैयारी कीजिए। अगर आपकी तैयारी में दम होगा, अगर आपकी तैयारी में धार होगी, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि नतीजों की परवाह नहीं मुझे, प्रयासों का अपना अलग मजा है। अगर आपने प्रयास किया है ना, तो आपको खुद से लगेगा कि यार मैं हाँ एग्जाम निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। तो बस प्रयास करते रहिए दोस्तों, इसी के साथ आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा, ठीक है। अगला हमारा 64वां प्रश्न है, कि देश का पहला ग्लास फ्लोर ब्रिज कहाँ बनेगा? तो ऋषिकेश में बनेगा, तो मैं आपको करा चुका हूँ। 65वां प्रश्न है, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने दोस्तों ऑपरेशन नमस्ते को शुरू किया। किसे? ऑपरेशन नमस्ते को। अगला 66वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कब? 5 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी दोस्तों? वो थी समय और प्रकृति। अब यहाँ से भी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों, कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि घोषणा कब हुई थी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? तो 1972 में ये घोषणा हुई थी। और प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये 1974 में मनाया गया था, ठीक है। अगला 67वां हमारा प्रश्न है दोस्तों, कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है कब? 30 मई को। अब इस दिन क्यों मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 30 मई 1826 को हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला गया था, ठीक है। और उद्दत मार्तन, जो कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था, इसके प्रथम संपादक कौन थे या किसने निकाला था इसको? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने निकाला था। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्दत मार्तन के संपादक कौन थे, प्रथम संपादक कौन थे जिन्होंने इसको निकाला था? वो थे कौन? पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। इसी कारण 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा 68वां क्वेश्चन है, हाल ही में सिमलसारी गुफा कहाँ मिली है दोस्तों? या सिमलसारी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। उत्तरकाशी में सिमलसारी के साथ साथ ही भ्रतंग और श्रृंगी गुफा भी स्थित है, और भागीरथ शिला भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। अगला हमारा 69वां प्रश्न है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और इस बार के योगा दिवस की थीम क्या थी? वो थी घर पर योग, परिवार संग योग, ठीक है। और प्रथम बार योगा दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? 21 जून 2015 को मनाया गया था, लेकिन घोषणा कब की गई थी? 2014 में इसे मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और लाइन आपसे मैं कहना चाहूंगा, कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हालात को किनारे कर मेहनत का रास्ता चुनते हैं, ठीक है। तो आपके हालात भले ही कैसे ही हैं, आपको भले ही कितना ही टाइम कम मिल पा रहा हो, आपके परिवार की कंडीशन भले ही कैसी भी हो, आप कैसे ही भी पढ़ लें दोस्तों, लेकिन हालात को किनारे करके ही मेहनत का रास्ता चुना जाता है। जो इस प्रकार का हालात को किनारे करके मेहनत चुनते हैं या मेहनत करते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। तो आपके हालात भले ही कैसे भी हो, बस मेहनत करते जाइए दोस्तों, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और आपको मैं क्वेट सुनाना चाहूंगा, कि जहां एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं लगनशील और आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है दोस्तों। अगर आप निराशावादी व्यक्ति है ना, तो आप कहेंगे कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी नहीं आ रही, क्या होगा, इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं, वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक आशावादी इंसान होंगे ना, या लगनशील और आशावादी इंसान होंगे ना, तो आप भले ही एक पोस्ट आए, उसी पोस्ट में कठिन कार्य से भी अवसर ढूंढकर अपनी सफलता पालेंगे। तो एक निराशावादी व्यक्ति मत बनिए, एक आशावादी व्यक्ति बनिए। 746 पोस्टें आई हुई हैं, और इस बार दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मुझे ये पोस्टें निकालनी ही निकालनी है। आने वाले समय में और भी पोस्टें आएंगी दोस्तों, लेकिन बस आपको निराशावादी नहीं बनना है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये वैकेंसी नहीं आ रही, जो ये नहीं आ रही है, जो आई है, जो प्रेजेंट है दोस्तों, उसमें जियो। बाकी फ्यूचर और पास्ट तो गया गया। अब आप लोग ये भी सोचते होंगे किसी का 0.5 से रुक गया, 1 से रुक गया, वो गया गया, ठीक है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको आशावादी बनना है दोस्तों, और लगनशील बनना है, और मेहनत करते हुए जानी है, ठीक है। तो आज
कुछ हमने इंपोर्टेंट मोटिवेशन वाली भी बातें कर ली है। तो अगला क्वेश्चन बात करते हैं 70वां कि भारत के प्रथम लाइकेन पार्क या जुरासिक कॉल की स्थापना कहाँ की गई है। ठीक है, तो भारत के प्रथम लाइकेन पार्क जुरासिक कॉल की स्थापना की गई है कहाँ पे, मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर 150 से ज्यादा जुरासिक कॉल की लाइकेन प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी कारण उत्तराखंड वन विभाग द्वारा प्रथम लाइकेन पार्क जुरासिक कॉल की स्थापना की गई कहां पे, मुंशियारी पिथौरागढ़ में। और इसका निर्माण किसने कराया, उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, और उद्घाटन कब किया गया इस जुरासिक पार्क का, तो किया गया 27 जून 2020 को। और यह भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का प्रथम लाइकेन पार्क या जुरासिक कॉल की स्थापना कहां की गई, तो मुंशियारी में की गई। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद में। अगला प्रश्न है 71वां कि कविंद्र बिष्ट का संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो कविंद्र बिष्ट का संबंध है दोस्तों किस खेल से, मुक्केबाजी से। ठीक है, मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से इनका संबंध है। और वर्तमान समय में दोस्तों ये वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में 4th स्थान पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में 4थे स्थान पर है कौन दोस्तों, पिथौरागढ़ के कविंद्र बिष्ट। पिथौरागढ़ से इनका संबंध माना जाता है। और किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। अगला 72वां प्रश्न है कि कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्री टेंट फ्लोराज यानी कि स्थानीय खतरे वाले पौधे की संरक्षण रिपोर्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है देश का, वो बना है क्या, उत्तराखंड। जैसे कि दोस्तों हमारे जो भी स्थानीय खतरे वाले पौधे होते हैं, जो हमारे मूल पौधे होते हैं या जो उर्वरक क्षमता होती है उसे कम कर देते हैं, तो उसकी रिपोर्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है हमारा कौन सा, उत्तराखंड। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 73वां दोस्तों, और काफी इंपोर्टेंट है, हीरा सिंह राणा हिरदा के बारे में। ठीक है, तो हीरा सिंह राणा जी के बारे में आपको सबसे पहले याद रखना है दोस्तों, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है जून 2020 में। ठीक है, और इन्हें कुमाऊनी लोकगीतों के नीरज भी कहा जाता था और इन्हें कुमाऊनी लोक गायकी के स्तंभ के रूप में भी जाना जाता था। तो कुमाऊनी लोकगीतों के नीरज कौन थे, वो थे हीरा सिंह राणा जी। कुमाऊनी लोकगीतों के स्तंभ या लोक गायकी के स्तंभ कौन थे, ये भी हीरा सिंह राणा जी ही थे। ठीक है, और इनका उपनाम क्या था, वो था हिरदा। अब बात आती है कि हीरा सिंह राणा जी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो दोस्तों एक ये लोक गायक थे, इसी के साथ साथ ये कवि थे और कवि के साथ साथ ही एक प्रसिद्ध संगीतकार भी थे। ठीक है, और अब आती है कि हीरा सिंह राणा जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 16 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा जनपद की भिक्यासीन तहसील के दढोली नामक गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। तो याद रखना आपको, इनका जन्म कब हुआ था, 16 सितंबर 1942 को। ठीक है, कहां पे, अल्मोड़ा जनपद के भिक्यासीन तहसील के दढोली नामक गांव में। और इनकी मृत्यु कब हुई, हाल ही में दोस्तों जून 2020 में इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हीरा सिंह राणा हिरदा जी की कुछ उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने इनकी कुछ उपलब्धियां थी दोस्तों, इन्होंने क्या किया, 1974 में दोस्तों नवयुवक सांस्कृतिक केंद्र ताड़ीखेत की नींव रखी। ठीक है, यानी कि नवयुवक सांस्कृतिक केंद्र ताड़ीखेत जो कि रानीखेत अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, इसकी स्थापना किसने करी थी, हीरा सिंह राणा जी ने करी थी। कब करी थी, 1974 में की गई थी। क्यों की थी दोस्तों, हिमालयी लोक संस्कृति की नई ऊंचाई देने के लिए तथा गढ़वाल और कुमाऊं के युवाओं के लिए सांस्कृतिक मंच प्रदान करने के लिए नवयुवक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना ताड़ीखेत में की गई थी। इसी के साथ दोस्तों 1985 में इन्होंने अपना पहला कविता संग्रह मानीला डानी प्रकाशित किया था। तो प्रश्न बन सकता है, मानीला डानी, आप गाना भी सुन सकते हैं दोस्तों कि कविता संग्रह कौन सा था इनका पहला, तो कौन सा था, मानीला डानी। कब प्रकाशित किया था, 1985 में। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1987 में क्या किया, अपनी कविता मनख्यू की रचना करी। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि मनख्यू कविता किसकी है, तो ये है किसकी, हीरा सिंह राणा जी की। कब, 1987 में इसे प्रकाशित किया था। फिर उन्होंने दोस्तों कई इन्होंने गाने गाए, जिनकी एक कैसेट आई की रंगीली बिंदी कैसेट बाजार में आई, जैसे कि आपने गाना सुना होगा, रंगीली बिंदी घाघर का धोती लाल की नरवाई आय हाय हाय रे भी जाता वाला। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने एक इनकी कैसेट आई आहार जमाना नए जमाने के ऊपर, 2.5 बरस, 100 मनु की एक चोरा, हाई कमाल हाई कमाल। ठीक है, मानीला डानी, कुछ इनकी काफी चर्चित एल्बम्स आई दोस्तों, कैसेट्स आई, जिन्होंने पहाड़ से लेकर गढ़वाल से लेकर कुमाऊं से लेकर दिल्ली तक अपना राज किया था। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों 1992 में इन्होंने दिल्ली में उत्तराखंड संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए हिमांगना कला संगम के नाम से इस संस्था भी बनाई थी। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिमांगना कला संगम के नाम से किसके द्वारा संस्था बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी किसके द्वारा, हीरा सिंह राणा हिरदा जी के द्वारा। ठीक है, और कब, 1992 में, और कहां पे, दिल्ली में। ठीक है, तो इतने पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे दोस्तों 75 इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अगर आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और उत्तराखंड ऑनलाइन के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी और डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको उत्तराखंड की किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसकी डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे 7417540616 और 9411595080 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।